बहुत समय पहले की बात है। चरणपुर नाम के राज्य में अर्जुन सिंह नाम का एक राजा रहता था। राजा अर्जुन सिंह के दो बेटे थे। बड़ा बेटा वीर सिंह, जो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था, जो अपना सारा समय खाने पीने और अखाड़े में गुजारता था, वो कभी अपने पिता के साथ महल में लगने वाले राजसभा में शामिल नहीं होता था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन सिंह का छोटा बेटा, जिसका नाम ज्ञान सिंह था, जो अपना सारा समय अपने पिता के साथ में रहकर राजमहल में लगने वाले राजसभा में ज्यादा समय बिताता था और वो अपने पिताजी से राज्य को चलाने के तरीके सीखता रहता था। चरणपुर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। अगर कोई समस्या आती तो वो भी राजा अर्जुन सिंह दूर कर दिया करते थे। राज्य में तो कोई समस्या नहीं थी, परंतु अर्जुन सिंह के सामने अब एक समस्या आन पड़ी थी, जो थी चरणपुर का नया राजा चुनने की। क्योंकि वीर सिंह और ज्ञान सिंह अब इतने बड़े हो चुके थे कि उसे अब इन दोनों में से एक को चरणपुर का राजा बनाना ही होगा। इसी चिंता में वो राजमहल के बाहर वाले बगीचे में टहल रहा होता है, तभी वहां उनका मंत्री आ जाता है। अर्जुन सिंह को परेशान देख वो उनके पास चला जाता है। क्या हुआ महाराज? आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं मंत्री, कोई समस्या नहीं है। जब कोई समस्या नहीं है तो आप इतनी चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो? चिंता की कोई बात नहीं है मंत्री, बस एक दुविधा में फंस गया हूँ। कैसी दुविधा महाराज? मुझे बताइए, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। मंत्री, तुम तो जानते हो कि वीर और ज्ञान अब दोनों इतने बड़े और समझदार हो चुके हैं कि अब मुझे इन दोनों में से एक को अपने राज्य का राजा बना देना चाहिए। हाँ, तो इसमें समस्या कैसी महाराज? ये तो बहुत आसान है। आप ज्ञान बेटा को अपने राज्य का अगला राजा बना दीजिए। ऐसा क्यों मंत्री? मुझे ज्ञान को राजा क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि महाराज, ज्ञान बेटा काफी समझदार है और वो हमेशा आपके साथ में रहकर राज्य को चलाने के तौर तरीके सीखते रहते हैं, जिससे उन्हें आगे अच्छा राजा बनने में मदद मिलेगी। मंत्री, बात तो तुम्हारी सही है, परंतु अगर मैं ज्ञान को खाली इस बात के लिए उसे राज्य का राजा बना दूं कि वो अपना सारा समय मेरे साथ रहकर राज्य की समस्याएं सुनता है, तो ये वीर के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि राजा को खाली राज्य की समस्याएं नहीं दूर करनी होती हैं, समय आने पर उसे राज्य के लिए राज्य के दुश्मनों से लड़ना भी होता है, जिस चीज में वीर को महारत हासिल है। हाँ महाराज, बात तो आपकी सही है। फिर ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ मंत्री, तभी तो मैं तुम्हें इतना परेशान लग रहा हूं। पर आप उन्हें अभी राजा क्यों बना रहे हो? अभी तो आप काफी अच्छे हो, तो इतनी जल्दी क्या है? बात जल्दी की नहीं है, पर आज नहीं तो कल मुझे इन दोनों में से एक को राजा तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ महाराज, पर आप दोनों में से एक को कैसे राजा बनाओगे? वही तो सोचना है मंत्री कि वीर और ज्ञान में से किसे राजा बनाया जाए। महाराज, मेरे पास एक सुझाव है जिससे शायद आपको कुछ मदद मिल सके। हाँ मंत्री, बताओ क्या सुझाव है। महाराज, क्यों ना अपने राज्य के साधु बाबा को बुलाया जाए और उनसे इस समस्या के बारे में बात की जाए। शायद वो कोई उपाय बता सके। हाँ मंत्री, बात तो तुमने सही कही, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। जाओ जल्दी से बाबा को बुला लाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर बाबा को बुला लाता हूँ। मंत्री फटाफट से साधु बाबा के यहाँ पहुंच जाता है। बाबा, आपको महाराज ने बुलाया है। क्या हुआ मंत्री बेटा? अचानक क्यों बुला लिया महाराज ने? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? हाँ बाबा, इसीलिए तो आपको उस समस्या को दूर करने के लिए महाराज बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आकर महाराज से मिलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब अर्जुन सिंह अपने राजमहल में टहल रहा होता है, तभी वहां साधु बाबा आते हैं। बोलो बेटा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अच्छा हुआ बाबा आप आ गए, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मंत्री ने मुझे बताया था कि तुम बहुत परेशान हो किसी समस्या की वजह से। हाँ बाबा, एक समस्या तो है जिससे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बोलो बेटा, क्या समस्या आ गई है? बाबा, आप तो जानते हो मेरे दो बेटे हैं, वीर और ज्ञान, और अब मुझे अपना अगला उत्तराधिकारी चुनना है और मैं दोनों में से किसे चुनूं इसी दुविधा से परेशान हूं। एक तरफ वीर है जो बहुत बलशाली है और दूसरी तरफ ज्ञान है जो बहुत ही बुद्धिमान है। पर आप तो जानते हो कि राज्य की कमान संभालने वाले को दोनों ही सूरतों में अच्छा होना चाहिए और मैं किसी एक को चुनकर दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकता। बेटा, अगर तुम नहीं चुन पा रहे हो तो ये जिम्मेदारी राज्यवासियों को सौंप दो। वो जिसे चुन लेंगे फिर तुम उसी को अपना उत्तराधिकारी बना लेना। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, राज्यवासी कैसे चुनेंगे? देखो बेटा,
तुम्हें पता है कि वीर बलशाली है और ज्ञान बुद्धिमान, पर क्या तुमने अब तक वीर की बुद्धि की परीक्षा ली है और ज्ञान के पास कितनी शक्ति है उसका भी अनुमान लगाया है? नहीं बाबा, अब तक तो नहीं। हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले उनकी काबिलियत की परीक्षा लेनी होगी। तो कुछ इस तरह की चुनौती उन दोनों के सामने रख दो जिसे सुलझाने में बल का भी प्रयोग लगे और बुद्धि का भी। और ये चुनौती उन्हें राज्य के लोगों के बीच में जाकर साबित करनी होगी, ताकि राज्यवासियों को भी लगे कि महाराज अर्जुन सिंह ने सही दावेदार चुना है राजा बनने के लिए। पर तुम पहले तो दोनों को इस बारे में बता दो कि तुम उन दोनों में से एक को चरणपुर का अगला राजा बनाने वाले हो, और राजा चुनने से पहले उन्हें यह साबित करके दिखाना होगा कि दोनों इस योग्य हैं कि उन्हें राज्य का कार्यभार सौंपा जा सके। शुक्रिया बाबा, क्या खूब तरीका बताया है आपने। इससे तो मेरी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। बेटा, पर याद रखना, चुनौती ऐसी हो कि बल और बुद्धि दोनों की परीक्षा एक साथ हो जाए। हाँ बाबा, मैं समझ गया। राजा अर्जुन सिंह को इतना बढ़िया सुझाव देकर बाबा वहां से चले जाते हैं और अर्जुन सिंह राजमहल में फिर से टहलना शुरू कर देता है। टहलते टहलते अर्जुन सिंह अचानक रुक जाता है और अपने मंत्री को बुलाता है। अर्जुन सिंह के बुलाते ही मंत्री फौरन से वहां पहुंच जाता है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंत्री, साधु बाबा ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है अपना अगला उत्तराधिकारी चुनने के लिए। क्या बात है महाराज, यानी बाबा को यहाँ बुलाना सफल साबित हुआ? हाँ मंत्री, और बाबा के हिसाब से मुझे वीर और ज्ञान में से एक को राजा बनाने से पहले वीर की बुद्धि की और ज्ञान के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। पर आप ये कैसे करोगे महाराज? कुछ सोचा है क्या आपने? हाँ मंत्री, पर उसके लिए मुझे अपने राज्य के 2 ऐसे गांव बताओ जिन गांवों में केवल एक एक कुआं हो और दूसरा पानी का स्रोत ना हो, और हाँ, दोनों एक दूसरे के अगल बगल में हो। रुकिए महाराज, मुझे थोड़ी देर सोचने दीजिए। महाराज की ये बात सुन मंत्री दोनों गांवों के बारे में सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर में वो महाराज को 2 ऐसे गांवों के नाम बता देता है। महाराज, ऐसे 2 गांव तो है जिन गांव में एक एक कुआं है। एक का नाम सरना है, जहां केवल एक कुआं है, और दूसरे का नाम अधिया है, जहां एक कुआं है, और दोनों गांव के पास दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है। मंत्री, दोनों गांव एक दूसरे के अगल बगल में है ना? हाँ महाराज, एकदम अगल बगल में। परंतु महाराज, मुझे भी तो बताइए, आपने क्या सोचा है? कैसे लोगे दोनों की परीक्षा? थोड़ा धैर्य रखो मंत्री, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या सोचा है। महाराज, मैं ये तो समझ गया कि आपने दोनों गांव परीक्षा के लिए सोचे हैं, पर कम से कम ये तो बता दीजिए कि दोनों गांव अगल बगल में क्यों होने चाहिए? यह भी तुम्हें पता चल जाएगा मंत्री कि दोनों गांव अगल बगल में क्यों होने चाहिए। तुम पहले फटाफट से वीर और ज्ञान को बुला लो। ठीक है महाराज, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी ही देर में वीर और ज्ञान अर्जुन सिंह के पास पहुंच जाते हैं। आओ बच्चों आओ, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बोलिए पिताजी, क्या जरूरी बात है? बेटा देखो, अब समय आ गया है कि चरणपुर राज्य को उसका नया राजा मिल जाए। क्यों पिताजी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आप तो अभी अच्छे हो, फिर आप राज्य की कमान किसी और को क्यों देना चाहते हो? बेटा, राजा के पद की कमान मैंने अभी किसी को नहीं सौंपी तो बाद में देर हो जाएगी, और ऐसा मैं नहीं होता देख पाऊंगा। तो मेरे जीते जी ये कमान या तो वीर तुम्हें या ज्ञान तुम्हें, तुम दोनों में से एक को सौंपना चाहता हूं। पिताजी की ये बात सुनकर वीर तो बहुत खुश हो जाता है। हाँ पिताजी, मैं तो तैयार हूँ। मैं चरणपुर का नया राजा बनने तैयार हूँ। और बेटा ज्ञान, तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें नहीं बनना क्या राजा? पिताजी, आप जो फैसला लेते हो सही लेते हो, तो आपको जैसा सही लगे, आप जिसको राजा बनाने तैयार है, मैं उसको अपना राजा मानने तैयार हूं। देखो बच्चों, इस पद के लिए 2 उम्मीदवार है, एक बेटा वीर तुम और बेटा ज्ञान तुम। पर मैं किसी एक को राजा बनाकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए तुम दोनों को मुझे साबित करके दिखाना होगा कि तुम इस पद के सही दावेदार हो। बोलिए पिताजी, हमें क्या करना होगा? मैं तो तैयार हूँ किसी भी प्रकार के परीक्षा के लिए। वीर बेटा, तुम्हें सरना गांव में जाना है और ज्ञान तुम्हें अधिया गांव में। गांव में जाना है? पर क्यों पिताजी, हम गांव में जाकर क्या करेंगे? देखो बच्चों, सरना गांव और अधिया गांव दोनों में एक एक कुआं है और दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है, जिस कारण उन गांव वालों को गर्मी के महीनों में काफी तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूं कि तुम उन लोगों के लिए कहीं से भी एक और पानी के स्रोत का इंतजाम कर दो, ताकि आने वाले गर्मियों के समय पर उन्हें पानी के लिए तकलीफ ना हो। ठीक है पिताजी,
मैं अभी जाकर उन गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम कर देता हूं। रुको बेटा, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम अपने राजमहल के किसी भी सैनिक या सिपाही को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो भी करना है तुम्हें अकेले करना है। अर्जुन सिंह की ये बात सुनकर वीर तो चौंक जाता है। क्या कहा पिताजी आपने? तो हमें अकेले ही गांव में जाकर उनके लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करना होगा। हाँ बेटा, जो भी करना होगा तुम्हें अकेले करना होगा। उसके बाद क्या था, वीर तुरंत वहां से बिना कुछ सोचे समझे सरना गांव के लिए निकल जाता है। पर ज्ञान वहीं रुककर अर्जुन सिंह से बात करने लगता है। पिताजी, मेरा एक प्रश्न था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है। पिताजी, हम राजमहल के सिपाही और सैनिकों की मदद नहीं ले सकते, पर उसके अलावा किसी की मदद ले सकते हैं ना? हाँ बेटा, राजमहल के सैनिकों और सिपाहियों के अलावा तुम जिसकी चाहे उसकी मदद ले सकते हो। ठीक है पिताजी, तो मैं भी जा रहा हूँ अधिया गांव, उन गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करने। फिर वहां से ज्ञान भी अधिया गांव के लिए निकल जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वीर ने सरना गांव वालों के लिए दूसरे पानी का स्रोत का इंतजाम करने के लिए क्या किया। वीर अर्जुन सिंह के कहे अनुसार सरना गांव में पहुंच जाता है। चलो, अब यहां आ तो गया हूं, पर अब ये सोचना होगा कि कैसे पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करूं। वीर को अपने बल की शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे गांव के खेतों में जाकर खुदाई करने लगता है। वो बिना किसी से पूछे अलग अलग गांव वालों के खेतों में खुदाई करता है। इसी तरह अलग अलग लोगों के खेतों में खोदते खोदते 3-4 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वहां के गांव वाले इस बात से परेशान होकर गांव के मुखिया को वीर से बात करने भेजते हैं। राजकुमार वीर, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों लोगों की खेतों में खुदाई कर उनकी जमीन बर्बाद कर रहे हो? तुम कौन हो और इस तरह मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, और आप जिस तरह लोगों की जमीन पर खुदाई कर रहे हो और उन्हें बर्बाद कर रहे हो, उससे सभी गांव वाले परेशान हो गए हैं। मुखिया, मैं तुम्हारे भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे पिताजी ने तुम गांव वालों को दूसरा पानी का स्रोत ढूंढ कर देने कहा है, और तुम्हारे गांव के पास कोई नदी वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए दूसरा कुआं खोद रहा हूँ। पर राजकुमार, कुआं खोदने की जगह आपने 3-4 दिनों में 5 लोगों की जमीन बर्बाद कर दी है। राजकुमार, हो सके तो आप रहने दो, हम गांव वाले आपके जगह कुआं खोद देते हैं। नहीं मुखिया, मैं इतना निर्बल भी नहीं हूं कि एक कुआं खोदने के लिए तुम गांव वालों की सहायता लूं। मुखिया परेशान होकर वहां से चला जाता है और वीर अपने काम में लगा रहता है। इसी तरह वीर बिना किसी के मदद के और 5-6 दिनों तक अलग अलग और लोगों के खेतों में खोदता है, पर उसे कहीं भी सफलता नहीं मिलती है। इस वजह से परेशान होकर वीर वहां से निकलकर राजमहल के लिए निकल जाता है। अब जानते हैं ज्ञान ने अधिया गांव वालों के लिए पानी के दूसरे स्रोत का इंतजाम करने के लिए क्या किया। ज्ञान भी अधिया गांव में पहुंच जाता है और वो सबसे पहले गांव के मुखिया के पास पहुंचता है। ज्ञान जब मुखिया के पास पहुंचा तो देखता है मुखिया सोया हुआ था। मुखिया को सोता देख ज्ञान उसे आवाज लगाता है। मुखिया काका, ओ मुखिया काका, जरा सुनिए तो। ज्ञान की आवाज सुनकर मुखिया उठ जाता है और ज्ञान को देख थोड़ा चौंक जाता है। अरे राजकुमार ज्ञान, आप यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ मुखिया जी, मुझे पिताजी ने भेजा है। वो बोल रहे थे आपके गांव में केवल एक कुआं है और उसके अलावा दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं है। हाँ राजकुमार, ये बात तो सही है। हमारे गांव में पानी के स्रोत के नाम पर केवल एक कुआं है। मुखिया जी, इसी परेशानी को दूर करने पिताजी ने मुझे भेजा है। पर वो तुम कैसे दूर करोगे बेटा? देखिए मुखिया जी, आपके गांव के पास से कोई नदी तो नहीं गुजरती है, इस कारण हमें गांव में एक और कुआं खोदना होगा। हाँ बेटा, हमें मंजूर है, पर कहाँ खोदे जहां पानी मिल सके? देखिए मुखिया जी, हमें जमीनी स्थल का पानी सिर्फ वहीं मिल सकता है जहां पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं और गर्मियों में भी उन पर इतना असर नहीं पड़ता। मुखिया जी, ऐसी कोई जगह है आपके नजर में? हाँ बेटा, हमारे गांव के बगीचे के पास जो खेत है उसके पास के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं। हाँ तो मुखिया जी, हमें खुदाई वहीं करनी होगी। बेटा, तो हम लोग कब से खुदाई शुरू करें? मुखिया जी, करे नहीं करेंगे, मैं भी सभी लोगों के साथ मिलकर खुदाई का काम करूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दी है। ठीक है बेटा, तो कब से शुरू करेंगे खुदाई का काम? मुखिया जी, कल सुबह आप 3-4 लोगों को खुदाई के सामान के साथ वहां लेकर पहुंच जाना, मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा। ठीक है बेटा, मैं सुबह सारे साजो सामान के साथ पहुंच जाऊंगा। फिर क्या, अगली सुबह ज्ञान सबसे पहले आकर बगीचे वाले जमीन के पास खड़े हो जाता है और बाकी गांव वालों का इंतजार करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। लो बेटा, आ गए हम,
बताओ कहाँ कहाँ खुदाई करनी है। मुखिया जी देखिए, हम सिर्फ एक जगह पर खुदाई करके पानी मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबको पहले अलग अलग जगह पर खुदाई करनी होगी, और जैसे ही किसी एक जगह पर भी पानी मिले तो हम सब मिलकर उस जगह पर खुदाई करेंगे। इससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर क्या था, सारे गांव वाले और ज्ञान मिलकर अलग अलग जगह पर खुदाई करना शुरू कर देते हैं। खुदाई करते करते सारे गांव वाले थक जाते हैं, तो ज्ञान मुखिया जी को बुलाकर उन सभी को थोड़ी देर आराम करने कहता है। मुखिया जी, सभी गांव वाले थक गए हैं, थोड़ी देर सभी को आराम करने कह दो। थोड़ी देर आराम करेंगे तो काम करने में और ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। ज्ञान के कहे अनुसार सारे गांव वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं और खाना वगैरह खाने लगते हैं। सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, परंतु ज्ञान अभी भी खुदाई का काम शुरू रखता है और उसे काम करता देख मुखिया उसे भी खाना खाने बोलने जाते हैं। बेटा बस करो, चलो सबके साथ मिलकर कुछ खा लो और थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं मुखिया जी, बस थोड़ी देर और काम कर लेता हूं, फिर आकर खा लूंगा। वैसे भी मुझे अभी इतनी भी भूख नहीं लगी है। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे, पर थोड़ी देर में आकर खाना खा लेना। ठीक है मुखिया जी, आप लोग खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक यह मैं संभालता हूं। फिर क्या था, मुखिया भी सबके साथ मिलकर खाना खाने बैठ जाता है और ज्ञान खुदाई में लगा रहता है। जब सभी गांव वाले और मुखिया खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं, तभी जहां ज्ञान खुदाई कर रहा होता है, तभी वहां एक पानी का फुव्वारा निकलता है, जिससे देख ज्ञान बहुत खुश होता है और सारे गांव वालों को आवाज लगाने लगता है। मुखिया जी जल्दी आइए और देखिए, आखिरकार हमें पानी मिल गया। मुखिया पानी का फुव्वारा देख बहुत खुश होता है और ज्ञान का धन्यवाद करने लगता है। अरे मुखिया जी, धन्यवाद किस बात का? मैं आपके राज्य का राजकुमार हूं, तो पिताजी के साथ साथ मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है अपने राज्यवासियों के प्रति। हाँ बेटा, बात तो तुमने सही कही। और बेटा अब खुदाई का काम आप हम पर छोड़ दो। पानी का स्रोत तो मिल चुका है, बाकी का हम लोग खोद देंगे। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं राजमहल के लिए निकलता हूं, बाकी का आप लोग संभाल लेना। ठीक है बेटा, तुम निश्चिंत होकर राजमहल चले जाओ, बाकी का। प्रेमनगर नामक गांव में चारों तरफ हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती थी। ये गांव सादगी और खेत खलियानों से भरा हुआ था। इस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और एक 5 साल का बेटा था। गोपाल के पास अपनी कोई खेती नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी गोपाल 2 वक्त की रोटी जुटाने में मुश्किल महसूस करता था। यह उस समय की बात है जब गांव में लोग अपने अपने घरों में बैठे घरेलू कामों और आपसी बातचीत में व्यस्त थे, जबकि गोपाल के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोपाल भी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो खुद तो भूखा रह लेता था, पर उससे अपने परिवार की भूख नहीं देखी जा रही थी। सुमन, ऐसा क्यों है कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को 2 वक्त का खाना और अच्छे कपड़े नहीं दे पाता हूं, और ना ही तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूं। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरती रहेगी। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूं। और सुनिए, जल्द ही हमारे साथ कुछ अच्छा जरूर होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। जब गोपाल और सुमन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी पास के बिस्तर में लेटा उनका बेटा भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके दरवाजे के बाहर से एक बूढ़ी अम्मा आवाज देती है। बेटा, कोई है क्या? मैं राह चलते यहाँ आ गई थी। थोड़ी देर के लिए बैठने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। इतनी रात में किसी को घर के बाहर से आवाज देते सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। इतनी रात में कौन हो सकता है? घर के बाहर से आई आवाज का कारण जानने के लिए गोपाल दरवाजे की ओर बढ़ता है। जब गोपाल ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वहां एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे के पास खड़ी थी। बेटा, मैं पास के गांव में रहती हूँ। इस गांव में कुछ काम से आई थी, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो गया है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे?
गोपाल गरीब बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है। मेरे पास तो मेरे इस टूटी झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, तो फिर मैं बूढ़ी अम्मा को कहाँ रखूंगा। कुछ देर सोचने के बाद गोपाल ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। मेरे पास इस टूटी हुई झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है और उस कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूं। अगर आपका मन हो तो आप हमारे साथ रात भर के लिए इस कमरे में रह सकती हैं। हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे रात भर के लिए आसरा चाहिए। सुबह होते ही मैं अपने गांव की तरफ चल पड़ूंगी। बूढ़ी अम्मा जब गोपाल के घर के अंदर आई तो उसने अपने थैले को बिस्तर के एक कोने में रख दिया और सोनू से कहा, अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है क्या? आओ देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा ने अपने थैले से थोड़े फल निकाले और गोपाल के बेटे को दे दिए। बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। आराम से खाओ और सो जाओ। अब काफी रात हो चुकी थी। सभी लोगों ने बूढ़ी अम्मा के लाए फलों को खाया और अपने अपने स्थान पर सो गए। अगले दिन जब गोपाल अपने बिस्तर से सोकर उठा तब उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अपने बिस्तर में नहीं है और उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। थैले को देख गोपाल चौंक जाता है और वो जब थैले के भीतर देखता है तो थैले में बहुत सारे पैसे होते हैं। इतने सारे पैसे देख गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। हे भगवान सुमन, अम्मा तो अपना थैला यही भूल गई और थैले के भीतर बहुत सारे पैसे हैं। अब मैं अम्मा को कैसे ढूंढूं और उनके पैसे कैसे लौटाऊं? अरे, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें किसी भी तरह अम्मा को ढूंढकर उनके पैसे लौटाने होंगे। ये हमारे लिए भगवान की परीक्षा है। अगर हम सही काम करेंगे तो भगवान खुद हमारे लिए रास्ता बना देंगे। सुमन की बातें सुनकर गोपाल ने मन ही मन ठान लिया कि वह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, इन पैसों को अम्मा को वापस करेगा। उसने जल्दी से तैयार होकर आसपास के गांवों और रास्तों में अम्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से पूछता, क्या आपने एक गरीब बुजुर्ग महिला को जाते हुए देखा है? लेकिन हर बार उसे सिर्फ नकारात्मक जवाब ही मिलता। कई घंटों की खोज के बाद भी अम्मा का कोई पता नहीं चला। थका हारा गोपाल गांव के मंदिर के पास पहुंचा और भगवान के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, आप ही मेरी मदद कीजिए। मुझे अम्मा तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं उनका हक उन्हें लौटा सकूं। अभी गोपाल भगवान के सामने अम्मा से मिलने की बात कर ही रहा था कि तभी मंदिर के बाहर एक परिचित सी आवाज आई। बेटा, तुम यहाँ कैसे? गोपाल को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वो तुरंत से भागकर मंदिर के बाहर जाता है। मंदिर के बाहर वो देखता है सामने वही अम्मा खड़ी थीं, जिनकी वह सुबह से तलाश कर रहा था। अम्मा, मैं सुबह से आपको ही ढूंढ रहा था। वो आप अपना थैला वहीं घर पर ही भूल आई थी। नहीं बेटा, मैं ये भूल कर नहीं आई थी। यह मैंने जानबूझकर छोड़ा था। अम्मा की यह बात सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ जाता है। जानबूझकर छोड़ आई? मैं कुछ समझा नहीं अम्मा, पर इस थैले में तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है इसमें पैसे हैं, परंतु मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये पैसे मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखे थे और तुम मुझे बहुत भले और ईमानदार इंसान लगे हो। तुमने मुझे बूढ़ी महिला को अपने घर में रहने दिया, मान सम्मान दिया, इससे मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए यह पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दिए थे। बेटा, तुम इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। अगर तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। अम्मा की बातें सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अम्मा से कहा, अम्मा, मैं वादा करता हूं कि इन पैसों का उपयोग सिर्फ भलाई और दूसरों की मदद के लिए करूंगा। पर अम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या कहना है? अम्मा, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है ना, तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। वहां आपके साथ आपका बेटा, बहू और एक पोता भी होगा। नहीं बेटा, अब मेरी राह अलग है। मैं तो बस भगवान के दर्शन करने आई थी और अब आगे तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। जहां जहां भी जाऊंगी तुम्हारी भलाई की दुआ करती रहूंगी। पर यदि कभी यहाँ लौटना हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगी। ठीक है अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे, पर आना जरूर। फिर क्या था, अम्मा गोपाल को अलविदा कहकर वहां से अपने राह पर चल पड़ती है
और अम्मा के जाने के बाद गोपाल भी अपने घर की ओर निकल जाता है। गोपाल घर पहुंचकर यह सारी बातें सुमन को बताता है, जिसे सुनकर सुमन भी आश्चर्य में पड़ जाती है। आखिर अम्मा ने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए होंगे? परंतु जो भी हो, इस बुरी स्थिति में अम्मा ने आकर हमारी सहायता की है, इसीलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। हाँ सुमन, तुम बात तो सही कह रही हो, पर अब हम इन पैसों का करेंगे क्या? मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते जी? आप बाजार में फलों की या सब्जियों की दुकान डाल दीजिए। हाँ सुमन, मैं यह कर सकता हूँ। गांव के बाजार में एक दुकान लेकर अच्छी सी फलों की दुकान लगा देता हूँ और गांव वालों को अच्छे अच्छे फल बेचूंगा, और वो भी काफी किफायती दाम पर, ताकि उनका भी फायदा हो और हमें भी कुछ पैसे मिल जाए। फिर क्या गोपाल और सुमन ने मिलकर यह फैसला किया कि इन पैसों से वह गांव में एक छोटी सी फलों की दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना आ सके और उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। फिर कुछ ही दिन बाद गोपाल ने गांव के बाजार में एक छोटी सी फलों की दुकान खोली। धीरे धीरे गोपाल की फलों की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे गोपाल की दुकान से ही फल खरीदने लगे। देखते देखते ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और गोपाल की आमदनी बढ़ती गई और गांव वाले भी गोपाल की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे, क्योंकि वो बाकियों से काफी कम दाम पर फल बेचा करता था, जिस कारण सभी गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा और देखते देखते कुछ और महीने बीत गए। गांव में गोपाल से सब प्रसन्न थे, बस एक जान को छोड़कर, वो था बिरजू। गोपाल की दुकान से कुछ ही दूरी में एक और फलों की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था बिरजू। बिरजू को गोपाल की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह हमेशा गोपाल का बुरा करने की सोचता रहता था। एक दिन इसी बीच बिरजू के घर पर बिरजू और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। सुनिए जी, जब से उस गोपाल ने अपनी फलों की दुकान खोली है, तब से धीरे धीरे हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो। उस गोपाल ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं उस गोपाल में ऐसा आखिर क्या है जो सभी लोग उसी की दुकान पर जाते हैं। जब से उसने दुकान खोली है, तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। अब आपको कुछ करना होगा। अब समय आ गया है कि आप उसे मजा चखाए। इस बार आप ऐसा कुछ करिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत न करे। तुम्हारी बात सही है सीमा, मगर ये कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ, तभी तो मैं कुछ करूं। आप एक काम कीजिए, आज रात जब सारे गांव वाले सो रहे होंगे, तो आप चुपके से जाना और उसकी दुकान पर मिट्टी का तेल छिड़क देना और फिर उसमें आग लगा देना, ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए। पर सीमा, यह काम इतना आसान नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? डरने की जरूरत नहीं है। रात जब गहरी होगी और अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होगा, तो आपको कौन देखने आने वाला है? देखिए, यही सही मौका है गोपाल को भिखारी बनाने का। ठीक है सीमा, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात गोपाल की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छिपी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर बिरजू अपने घर से चुपके चुपके निकला। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का एक डिब्बा और एक माचिस थी। वह धीरे धीरे दबे पांव गोपाल की दुकान की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज गोपाल की दुकान राख हो जाएगी। देखता हूं अब लोग तेरे यहाँ फल खरीदने कैसे आते हैं गोपाल। जैसे ही वह गोपाल की दुकान के पास पहुंचा और मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू किया, अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज हवाएं चलने लगीं। हवा इतनी तेज थी कि उसके हाथ से मिट्टी के तेल का डिब्बा थोड़ा गिर पड़ा और तेल जमीन पर फैलने लगा। तभी हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, लेकिन यह बारिश अजीब थी। गोपाल की दुकान के ऊपर ही बरस रही थी और उस पर डाला गया सारा मिट्टी का तेल धुलने लगा। ये क्या हो रहा है? इतनी देर से इंतजार कर रहा था और अब बारिश भी आ गई। गुस्से में आकर उसने फिर से माचिस जलाई, लेकिन तेज हवा के झोंके से माचिस की जलती तीली उड़कर सीधी बिरजू के दुकान की तरफ चली गई। हैरानी की बात यह थी कि जहां गोपाल की दुकान थी वहां बारिश हो रही थी, लेकिन बिरजू के दुकान के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था। वह छोटी सी चिंगारी उड़ते उड़ते बिरजू की दुकान के छप्पर पर जा गिरी और देखते ही देखते वहां आग भड़क उठी।
अपनी दुकान को जलते देख बिरजू अपनी दुकान की तरफ दौड़ा। अरे ये कैसे हो गया? बिरजू घबरा गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि वह कुछ कर नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दूसरी तरफ गोपाल की दुकान बारिश से भीगी हुई सुरक्षित खड़ी थी, मानो भगवान खुद उसकी रक्षा कर रहे हों। अगली सुबह पूरे गांव को इस घटना का पता चला। सभी गांव वाले समझ गए कि यह सब बिरजू की ही करतूत का नतीजा है। देखा जी, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका खुद का बुरा हो जाता है। हाँ सुमन, यही भगवान का न्याय है। मेहनत करने वालों की हमेशा रक्षा होती है और छल कपट करने वाले का अंत बुरा ही होता है। और इस घटना के बाद बिरजू ने कभी किसी के साथ बुरा करने का विचार नहीं किया। गोपाल अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में और भी तरक्की करता गया।